नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपके सामने पुनः कक्षपाल के लिए मेरा दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने पहला वीडियो जो दिया था उस पर बहुत सारे लोगों ने उसको स्वीकारा, सराहा और जितने भी सारे क्वेश्चन थे खासकर जीएस के वो एनसीईआरटी बेस्ड थे और मैं एनसीईआरटी की किताबों से निकाल कर इसलिए डाल रहा हूं कि शायद जो चीज़ें आप स्किप करके निकल जा रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको ध्यान में दे दूं, क्योंकि पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है। मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं उस तरह के क्वेश्चन लाकर आपके सामने दे रहा हूं। जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो सरल आते हैं पर थोड़े से घुमाए रहते हैं, या बच्चे जहां गौर नहीं करते वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। आजकल देख रहे हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, ग्रुप डी में भी देख रहे होंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। इसलिए आप यह आशा में ना रखें कि कक्षपाल में क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लेवल लो रहेगा। हो सकता है इसका जो रेंज हो वो थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, मुझे जैसा लग रहा है। वैसे आपके आगे आपकी अपनी प्लानिंग भी होगी। तो मैंने यहाँ 50 क्वेश्चन झारखंड का भी दिया हूँ। ऐसा आप ना सोचें कि मैं ये सिर्फ जीएस का है। आपका जो पेपर थर्ड जो में बनाया गया है, जो सिलेबस जो बनाया गया है, ठीक है, पेपर थर्ड में जो बनाया गया है वो 50 क्वेश्चन झारखंड का है, 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन और 20 विज्ञान के हैं, वो टोटल है। 10 क्वेश्चन जो मैथ के हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि वो मैथ के स्पेशलिस्ट टीचर आएंगे, वो आपको बढ़िया तरीके से कराएंगे। और वो ठीक एग्जाम का जब फॉर्म आएगा या उससे कुछ दिन 1-1.5 महीना 2 महीना पहले मैं आपको शुरू कर दूंगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन के लिए उतना ही समय आपको देना है, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। ठीक है, तो मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपके मोटिवेशन पर ही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या है इसका। पहला है, इतिहास से प्रश्न मैं रखा हूं और वो क्लास 6 के एनसीईआरटी से हमारे अतीत जो हैं वो अध्याय 10 एडिशन 2023-24 पेज नंबर 97। मैं सारे जो जीएस के क्वेश्चन लिया हूं वो सारे के मैं नीचे लिख दिया हूं, ताकि आप इसे रिसर्च भी कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। ठीक है, महरौली का लो स्तंभ पर खुदे हुए, महरौली के लो स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा का जिक्र, जो संभवतः किस वंश के थे। चंद्र नामक महरौली का लो स्तंभ जो दिल्ली में है, ठीक है, वो उसमें एक लोहा का जो स्तंभ है, वो स्तंभ पर एक चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। वो राजा किस वंश के हैं? मौर्य वंश के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, या गुप्त वंश के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है, या शुंग वंश है, या कणव वंश है। तो इतिहासकारों का मानना है कि ये महरौली के लो स्तंभ में जो चंद्र है वो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। तो 1 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन, स्तूपों के भीतर रखे जाने वाले छोटे डब्बे जिसमें बुद्ध के या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष की कीमती चीजें होती थी, क्या कहा जाता है? स्तूप आप जानते हैं ऐसे होता था स्तूप। ठीक है, स्तूप ऐसे होता था। ठीक है, इसके चाहिए जो होता है इसे अंड कहा जाता था, इसे अंड कहा जाता था। ठीक है, इसके ऊपर हर्मिका बना होता था। ठीक है, पवित्र स्थान माना जाता था। इसके ऊपर एक दंड होता था, इसे यष्टि भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर 3 छत्र होते थे, याद रखिएगा ये 3 छत्र होते थे। इधर से बाहर से प्रदक्षिणा पथ बना होता था, ये प्रदक्षिणा पथ ताकि लोग जाके वहां से घूमते थे, परिक्रमा करते थे। और इसके बाहर भी एक दीवार टाइप का बना होता था जिसे वेदिका कहा जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता था। ठीक है, ये हो गया आपका वेदिका। मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया वेदिका और ये हो गया प्रदक्षिणा पथ। ये हो गया प्रदक्षिणा पथ हो गया, ये अंड हो गया, ये हर्मिका हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना जाता था इसको। ठीक है, तो इस हर्मिका में कहा गया है कि स्तूपों के भीतर रखे जाने वाले छोटे पिंड, स्तूप के भीतर जो छोटा पिंड होता था बाद में यहां पर रखा जाने लगा था। ठीक है, लेकिन पहले अंदर में भी रखा जाता था। ठीक है, तो रखे जाने वाले छोटे पिंड जिसमें बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या कीमती चीजें होती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा धातु मंजूषा। ठीक है, इसका आंसर होगा 2 का बी नंबर। तो ये आपका स्तूप हो गया। अगला क्वेश्चन, कुल नैनारों की संख्या, कुल नैनारों की संख्या। नैनार जो होते थे वो शिव के भक्त होते थे। ठीक है, नैनार जो होते थे शिव के भक्त होते थे। तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है, कितनी बताई गई है? 12, 63, 108 या 24? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर होगा, 3 का बी नंबर, 63। अलवारों की संख्या 12 थी, याद रखिएगा। अलवार ये विष्णु के संत थे। ठीक है, अलवार की संख्या 12।
ठीक है, नैनार की संख्या 63। तो याद रखिए कि यहाँ वो है, वो को विष्णु से जोड़ के रखना है, याद रखना आसान हो जाएगा थोड़ा। वो है, वो से विष्णु, तो अलवार जो विष्णु के थे, नैनार जो थे वो शिव के भक्त थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत माता की छवि की प्रारंभिक निर्माण किसने किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्लास 10 में दिया हुआ है, ठीक है, अध्याय 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो भारत माता की छवि का प्रारंभिक निर्माण, ये प्रारंभिक निर्माण की बात कही गई है, ठीक है। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अवनींद्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर होगा 4 का बी नंबर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, ठीक है। तो भारत माता की छवि का ऐसे और भी किया, अवनींद्रनाथ टैगोर भी किए हैं, लेकिन यहाँ वर्ड याद रखना है प्रारंभिक, मतलब प्रारंभिक में आएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर भी किए हैं, राजा रवि वर्मा भी किए हैं, ठीक है। क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। क्लास 10 के एनसीईआरटी में आपको मात्र दूसरा चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भारत से रिलेटेड, आज़ादी की लड़ाई से रिलेटेड है। बाद बाकी जो चैप्टर है वो वर्ल्ड का चीज है, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए झंडे का रंग कैसा था? बंगाल के स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन को पता होगा क्या? स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल विभाजन के खिलाफ उत्पन्न हुआ था, ठीक है। और ये स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में शुरू हुआ है, 1905 में। तो कहा गया है कि इस आंदोलन के दौरान तैयार किए गए झंडे का रंग कैसा था? तो केसरिया, सफेद, हरा, हरा सफेद नीला, या हरा पीला लाल, या लाल सफेद नीला? तो इसका आंसर होगा हरा, पीला और लाल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन, पेंसिल पोर्टल, ये आपका पॉलिटी के एनसीईआरटी से निकाला गया, क्लास 8 के एनसीईआरटी से, याद रखिएगा, ठीक है। जो भी मैं जीएस का क्वेश्चन दिया वो कंप्लीट एनसीईआरटी से है। पेंसिल पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, आपके दिया हुआ है, केवल छात्रवृत्ति देने के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए, चाइल्ड ट्रैकिंग, या एनसीएलपी की मॉनिटरिंग के लिए, केवल रोजगार देने के लिए, या केवल जनगणना के लिए? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, पेंसिल पोर्टल का उपयोग, ठीक है, शिकायत दर्ज करने, चाइल्ड ट्रैकिंग और एनसीएलपी की मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। 6 का बी नंबर होगा। 7 नंबर, हाथ से मैला उठाने वाले के नियोजन और प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, ये कब लागू होने की बात कर रहा है, ये आपका एनसीईआरटी है, क्लास 8 से है, ठीक है, पेज नंबर 83 में दिया गया है। तो हाथ से मैला उठाने वाले लोगों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू हुआ है? ठीक है, 2 अक्टूबर 2012, 6 दिसंबर 2013, 26 जनवरी 2014, 15 अगस्त 2013। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 7 का बी, 6 दिसंबर 2013, 7 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़िएगा, मैं बहुत सारा वीडियो इसके लिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपका कक्षपाल हो जाए, फाइनल हो जाए और आप जीएस में अच्छे स्कोर करें, ठीक है। सफाई कर्मचारी नियोजन शुष्क शौचालय निर्माण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो सफाई कर्मचारी नियोजन शुष्क शौचालय निर्माण अधिनियम कब पारित किया? ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन देखे वो बाद में आया, पहले ये आया हुआ था एक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? 1989, 1991, 1993 और 2003, 2003। तो ये भी क्लास 8 के एनसीईआरटी से लिया गया है। इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। इसको बाद में रद्द कर दिया गया था, इस कानून को रद्द करके फिर 2013 में नया कानून लाया गया था, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अपने वर्तमान भवन में कब स्थानांतरित हुआ? यह भी क्लास 8 के एनसीईआरटी में है, ठीक है। 1950 में, 1952 में, 1956 या 1958 में। कह रहा सर्वोच्च न्यायालय जो अभी वर्तमान भवन में चल रहा था वो कब स्थानांतरित हुआ? 1958 में आया था, ठीक है, 1958 में। तो 9 का डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभ में कहां कार्य करता था? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभ में कहां कार्य करता था? यह भी क्लास 8 के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है। लाल किला, राष्ट्रपति भवन, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस और केंद्र सचिवालय। तो ये होगा आपका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, 10 का सी नंबर होगा ये, ठीक है, 10 का सी नंबर होगा। सर्वोच्च न्यायालय पहले यही काम करता था, ठीक है, बाद में चला गया दूसरी जगह, ठीक है। 11 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था कब विकसित की थी? 1950 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में या 2000 के दशक में? ये भी एनसीईआरटी क्लास 8 की है। इसका आंसर होगा 1980 के दशक में। तो 11 का सी नंबर आंसर होगा। ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि 110 क्वेश्चन ले जाने में काफी टाइम लग जाएगा। खापाचान नामक नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है? यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 7 से लिया हूं। खापाचान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है? कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका प्रयोग होता है लद्दाख के लिए, ठीक है। खापाचान लद्दाख के लिए प्रयोग होता है। 12 का बी नंबर आंसर होगा।
13 नंबर, ग्रेंगी हिमानी कहाँ स्थित है? ये भी क्लास 7 के एनसीईआरटी से है, ठीक है। ग्रेंगी हिमानी कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला, जास्कर पर्वतमाला, लद्दाख क्षेत्र या शिवालिक पर्वतमाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख। ग्रेंगी हिमानी जो है वो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखिएगा, ठीक। तो 12 का सी नंबर होगा, ठीक है, सॉरी 13 का सी नंबर। 14 नंबर, भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? वन्य जीव के संरक्षण के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो किसकी स्मृति में दिया जाता है? ये भी क्लास 10 के एनसीईआरटी से लिया गया, एडिशन 22-23 है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। तो अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में, या गौरा देवी, या सुंदरलाल बहुगुणा, या चंडी प्रसाद भट्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में दिया जाता है। 14 का ए नंबर होगा। 15 नंबर, चिपको आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? माना गांव, रैनी गांव, लाता गांव, पैंग गांव। देखिए आपका गांव से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने गांव डाला हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जान के आपके क्वेश्चन को टिपिकल किया हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पष्ट गांव का लेख है, लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? रैनी गांव। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका 15 का बी नंबर आंसर होगा। 16 नंबर, भारत के वाटरमैन के नाम से किसको जाना जाता है? ये भी एनसीईआरटी क्लास 10 में दिया हुआ, ठीक है। भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, बाबा आमटे, या चंदी प्रसाद भट्ट? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र सिंह, ठीक है। 16 का बी नंबर होगा। 17 नंबर, किसे जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? ये आपका फ्लैट क्वेश्चन है, मैंने डाल दिया हूं ताकि आप ये भी जान जाएं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ब्लू प्लेनेट प्राइज, और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार? तो इसका होगा 17 का बी नंबर, ठीक है। जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। तो 17 का बी नंबर होगा। 18 नंबर, राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण संरचना कौन सी है? जिस माने उसे क्या कहा जाता है? कुल, खादीन, या बड़ा पात्र, या नाड़ी, एरी, या सुरंगम? तो इसका आंसर होगा बी नंबर। राजस्थान में जो है पारंपरिक जल संरक्षण की जो प्रणाली है उसको खादीन भी कहा जाता है, बड़े पात्र भी कहा जाता है, या नाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो 18 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। 19 नंबर, अंबाला नगर, ये भी एनसीईआरटी क्लास 9 से लिया हूं, ठीक है। अंबाला नगर किस नदी तंत्रों का जल विभाजक है? अपवाद तंत्र का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो गंगा यमुना, सिंधु गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र, या नर्मदा ताप्ती? तो इसका आंसर होगा सिंधु और गंगा का जल विभाजक। अंबाला नगर जो है सिंधु नदी और गंगा नदी का अपवाद क्षेत्र, गंगा इधर निकल जाती है, सिंधु इधर निकल जाती है, तो बीच में जो अंबाला नगर है वो जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। तो इसका होगा सिंधु और गंगा। 19 का बी नंबर। 20 नंबर, हिमालय क्षेत्र के अधिकांश जिले किसके द्वारा बनी है? यह भी समकालीन आपका भारत है, क्लास 9 से है, एनसीईआरटी से है। तो हिमालय क्षेत्र के अधिकांश जिले किसके द्वारा बनी है? नदियों के द्वारा, हिमानियों के द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, या समुद्री लहरों के द्वारा? तो इसका आंसर होगा 20 नंबर। जो अधिकांश जिले हैं वो हिमानियों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि हिमानी जब निकलता है तो बहुत गड्ढा कर देता है, ठीक है। तो गड्ढा करने के कारण बाद में उसमें पानी जम जाता है, ठीक है। 20 का बी नंबर। तो अगला क्वेश्चन, भारत में राशन व्यवस्था, ये भी आपका क्लास 9 से अर्थशास्त्र लिया गया, अध्याय 4 से लिया गया है। तो भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत किस घटना की पृष्ठभूमि में हुई? कौन सी ऐसा घटना हुई थी जिसके भारत में राशनिंग की व्यवस्था, राशन व्यवस्था जो चल रहा है उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बंगाल के अकाल, या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका आंसर होगा बंगाल का अकाल। 1940 के लगभग में बंगाल का अकाल पड़ा था, तो उसी समय से भारत में राशन की व्यवस्था की शुरू हुई थी, ठीक है। 21 का सी नंबर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या का निर्धारण संसद किस अनुच्छेद के तहत करती है? अभी ये मैं क्वेश्चन इसलिए डाला हूं क्योंकि अभी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है, 37 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फ्लैट ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या अनुच्छेद से जोड़ के पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या का निर्धारण संसद किस अनुच्छेद के तहत करती है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 का 1, अनुच्छेद 126, या अनुच्छेद 130? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, अनुच्छेद 124 का 1। संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है, ठीक है। तो ये बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 124 के ए में। 22 का बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, धार स्थित भोजशाला, ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी चर्चा में आया था, बहुत ज्यादा चर्चा में सुने होंगे। धार कहाँ पड़ता? मध्य प्रदेश में। धार स्थित भोजशाला की मूल वाग देवी मतलब सरस्वती देवी, ठीक है, मूल वाग देवी की प्रतिमा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? देखिए अभी एक न्यायालय का डिसीजन आया हुआ, जो मूर्ति था, जो मंदिर था, उसको कंप्लीट हिंदू मंदिर के रूप में वहाँ स्थापित किया गया है, और ये न्यायालय के द्वारा किया गया है।
तो ये जो मंदिर है, जो उसमें मूर्ति, जो सरस्वती देवी की जो मूर्ति है, वो वहाँ जो बैठाई गई वो मूल प्रतिमा नहीं है, मूल प्रतिमा कहीं और म्यूजियम में रखा हुआ है। तो वो किस म्यूजियम में रखा हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन या विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। अब भारत सरकार के प्रयास से उस वाघ देवी की प्रतिमा को ब्रिटिश म्यूजियम लंदन से मंगवाया जाने का प्रयास करेगी, ऐसा न्यायालय ने कहा है। ठीक है, तो ये स्थित आ सकता है 23 नंबर, सी नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर, जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा किस राज्य ने की है? ठीक है, क्योंकि साउथ में देखा गया है कि वहाँ जनसंख्या घट रही है, तो इसलिए वहाँ बच्चे को जन्म देने के लिए सरकार थोड़ा प्रमोट किया और तीसरे और चौथे बच्चे के लिए वहाँ राज्य पैसा प्रदान करेगी। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक? तो इसका आंसर होगा 24 का बी नंबर, आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, 24 का बी नंबर। 25 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने क्या स्पष्ट किया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समय, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या किया है कि उन्होंने एक डिसीजन दिया है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो कुछ निर्णय पारित कर दी थी, उसी निर्णय के खिलाफ उन्होंने पंजाब न्यायालय ने स्टेटमेंट दिया है कि आपकी व्यवस्था वैसी नहीं है जैसा संविधान में आपका कहा गया है। NHRC एक संवैधानिक न्यायालय है। NHRC एक आदेश बाध्यकारी होते हैं। NHRC केवल एक सिफारिशी संस्था है और NHRC सर्वोच्च न्यायालय के समान। तो यहाँ पंजाब जो हरियाणा उच्च न्यायालय है उन्होंने कहा है कि आप NHRC एक सिफारिशी संस्था है, तो आपने किस आधार पर आदेश पारित कर दिया है? आप सिफारिश कर सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं, यही पंजाब न्यायालय ने कहा है इसके बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। ठीक है, तो 25 का आंसर सी होगा। 26 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान का नया नाम क्या? ये पटना में है, पता होगा आपको। ठीक है, पटना प्राणी उद्यान रखा गया, पटना जैविक उद्यान नाम रखा गया, या पटना जू कर दिया गया, या बिहार जू। ठीक है, जहां जहां से संजय गांधी का नाम था वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, पटना जू कर दिया गया है। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। 27, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलाई गई है? देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक है, अंबाला चंडीगढ़, जिंद सोनीपत, रोहतक हिसार या पानीपत या करनाल। तो कोई भी चीज़ पहली जो होती है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। 27 का बी नंबर है सर, जिंद और सोनीपत के बीच चलाई गई है पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक है, 27 का बी। 28 नंबर क्वेश्चन, देश में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले पहले असिस्टेंट लोको पायलट कौन बने हैं? मनदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह, गगनदीप सिंह या हरदीप सिंह? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, गगनदीप सिंह बने हैं। ठीक है, ये भी है, पहले हैं तो कोई भी पहला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए 28 का सी नंबर आंसर होगा। वह कीमत जिस पर, यह भी क्लास अर्थशास्त्र से लिया गया है, क्लास 9 से है। वह कीमत जिस पर सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को अनाज उपलब्ध कराती है वह क्या कहलाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, निर्गम कीमत, आवंटन मूल्य या थोक मूल्य? तो इसका आंसर होगा निर्गम कीमत। ठीक है, आवंटन जो वह कीमत जिस पर सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को जो अनाज उपलब्ध कराती है वो निर्गम, इशू प्राइस कहलाता है वो। ठीक है, एमएसपी तो सरकार घोषित कर देती है पहले ही, अनाज रोपण से पहले एमएसपी घोषित कर देती है ताकि बाजार में इससे ज़्यादा कीमत गिरे तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, सरकार खरीदने के लिए तैयार है, वो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, याद रखिएगा, निर्गम कीमत। 29 का बी, जो एनसीईआरटी में दिया मैं उसी से क्वेश्चन बनाया हूँ, ध्यान रखना है आपको, मैं कोई आगे पीछे नहीं किया हूँ। थोक मूल्य सूचकांक भारत के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? ये ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, ये भारत के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, WPI जो जारी करते हैं वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। फ्लैट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहां छोड़ा गया? देखिए ये भी पहला है, ठीक है, पहला चीज थोड़ा याद रखना है, देश का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहां छोड़ा गया? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा 31 का सी नंबर होगा, 31 का सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के शुक्रयान मिशन, ये सब करंट के क्वेश्चन है, भारत के शुक्रयान मिशन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी शामिल हुई है? ठीक है, भारत का एक वर्म है, ठीक है,
तो ये एक शुक्रयान मिशन जो है वो किस देश की भारत सरकार की जो एजेंसी है इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर काम करेगी? जापान है, फ्रांस है, स्वीडन या जर्मनी? तो इसका आंसर होगा स्वीडन। 32 का सी नंबर होगा। थॉमस कप का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? IOC, ITF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन या BCCI के द्वारा? तो इसका आंसर होगा सी नंबर। 33 का सी नंबर होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा थॉमस कप का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये है थॉमस का रुपेर कप 2026 जो है, इसका आयोजन हुआ था अप्रैल-मई 2026 में। कहाँ पर हुआ था? डेनमार्क में। याद रखिएगा, थॉमस कप और रुपेर कप का आयोजन डेनमार्क में हुआ था, हॉर्सेस नामक स्थान पर। आयोजक कौन थे? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। थॉमस कप विजेता जो हो गए आपके चीन हो गए 2026 में, पुरुष। तो ये पूछ लीजिएगा, थॉमस कप जो है वो पुरुष से रिलेटेड है। ठीक है, और उबेर कप महिला से है। ठीक है, और उपविजेता था फ्रांस। थॉमस कप के विजेता हो गए चीन और उपविजेता फ्रांस हो गए। भारत जो है वो कांस्य पदक मिला है, मतलब तीसरे नंबर पर आए। याद रखिएगा, भारत से रिलेटेड जो हुआ है ना उसमें, तो पुरुष वाले में वो सेमीफाइनल तक पहुंचे और कांस्य पदक तक पहुंच पाए हैं। उबेर कप जो है वो महिला से रिलेटेड है। दक्षिण कोरिया इसमें विजेता रही है और चीन उप विजेता रहा है। मतलब पुरुष वाले में चीन विजेता रहे हैं और महिला वाले में उप विजेता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ उप विजेता कौन थे? फ्रांस। और यहाँ उप विजेता हो गए चीन। ठीक है, विजेता हो गया दक्षिण कोरिया महिला वाले में। ठीक है, उबेर कप महिला से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा, मैं डाल दिया हूँ। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता, सौरभ कोठारी या गीत शेट्टी? तो इसका आंसर होगा सौरभ कोठारी। ठीक है, 34 का सी नंबर है। बिलियर्ड्स में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब सौरभ कोठारी ने जीता। 34 का सी नंबर। 35, झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 10, 12, 15 या 18? तो 12 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, विधानसभा या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी के आधार पर ये 12 तय हुआ है। 35 का बी नंबर होगा। ठीक है, 36 नंबर, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या राजस्थान? तो हाल में ये राजस्थान ने पारित किया है, तो 36 का सी नंबर होगा। ठीक है, सब करंट के क्वेश्चन है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव कहाँ हुआ है? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं डालना भूल गया हूँ ये। ठीक है, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव कहाँ हुआ? ये 12 के एनसीईआरटी से था। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 12 के है, पॉलिटी के क्वेश्चन से है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने डाल दिया हूँ। क्योंकि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला वर्ड होता है, इसलिए मैं डाल दिया हूँ। पहला चुनाव कहाँ हुआ था? ठीक है, त्रिपुरा में, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या असम में? तो इसका आंसर है मणिपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं डाल दिया हूँ। 37 का सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ पहला जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और ये भारत के चुनाव से रिलेटेड है, तो 37 का सी नंबर। 38 नंबर, माउंट एवरेस्ट को तिब्बती में नाम कौन सा है? चोमोलुंगमा, सागरमाथा, कृष्णगिरी या गौरीशंकर? तो इसका आंसर होगा चोमोलुंगमा, माउंट एवरेस्ट का तिब्बती भाषा। ठीक है, चोमोलुंगमा। ठीक है, तो याद रखिएगा, चोमोलुंगमा कहा जाता है तिब्बती भाषा में, और सागरमाथा जो है नेपाली भाषा में कहा जाता है, नेपाली भाषा में कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला 38 का ए नंबर, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 25 मई, 29 मई या 5 जून? तो इसका आंसर होगा 25 मई को। 39 का बी नंबर होगा। ठीक है, 25 मई को, क्योंकि अभी फुटबॉल से रिलेटेड आयोजन हुआ था, आप जान रहे हैं, विश्व कप, तो इससे पूछा जा सकता है, तो 29 का बी नंबर होगा। वेटिंग फॉर ए वीजा, हमेशा आपके क्वेश्चन में 1-2 पुस्तकों के नाम से रिलेटेड पूछ लेते हैं, कौन इसके राइटर हैं। तो वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित किस व्यक्ति की आत्मकथा है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? तो ये होंगे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, 40 का डी नंबर आंसर होगा। वेटिंग फॉर ए वीजा किस व्यक्ति के लेखक हैं? इसके लेखक कौन है? तो बी आर अम्बेडकर। 40 का डी नंबर। अगला, ये भी आपका एनसीईआरटी क्लास 8 से है, साइंस से, तो साइंस से 20 क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, स्टेटो, अभी से पहले आपका जीएस और करंट दोनों मिला के मैं डाल दिया था। अब आ रहा है आपका साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, देखिए ये क्लास 8 के साइंस में दिया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं डाला हूं। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है? एनाल्जेसिक है, एंटीसेप्टिक है या एंटीबायोटिक है या एंटीपायरेटिक है? तो इसका आंसर होगा 41 का सी नंबर, एंटीबायोटिक है ये। 41 का सी नंबर है।
मैं सोर्स भी दे दिया हूँ। अगला क्वेश्चन 42, नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, विटामिन या उपरोक्त सभी? तो नाइट्रोजन जो है वो सभी के आवश्यक घटक हैं, प्रोटीन के भी है, न्यूक्लिक एसिड के भी है, क्लोरोफिल के और विटामिन के भी है। 42 का डी नंबर। 43 का वन्य जीव एवं उनके आवास के संरक्षण के लिए किस क्षेत्र की स्थापना की जाती है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र या आरक्षित वन? इसका आंसर क्या होगा? वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, याद रखिएगा, वन्य जीव और उनके आवास के संरक्षण के लिए किस क्षेत्र की स्थापना की जाती है? तो वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की जाती है। 43 का बी नंबर है। ये भी एनसीईआरटी से मैं डालना भूल गया हूँ। ठीक है, ये क्लास मुझे याद आ रहा है कि क्लास 8 से है, क्लास 8 से है। 43 का बी नंबर, बॉक्स आइटम में ये बना हुआ था। 43 का बी नंबर होगा। ठीक है, 44 नंबर देखते हैं। ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन रक्त में, ठीक है, ब्लड में जो है एड्रेनल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन किसका संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? रक्त में ऑक्सीजन, शरीर में नमक की मात्रा, शरीर का तापमान या रक्त का रंग? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, शरीर में नमक की मात्रा। ये भी क्लास 8 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखिएगा मैं डाला हूं। ठीक है, 44 का होगा बी नंबर। एड्रेनल ग्रंथि जो है ब्लड में नमक की मात्रा को भी संतुलन बनाए रखता है, तो 44 का बी नंबर आंसर होगा। 45 नंबर, जल में किसकी कमी होने पर टेडपोल वयस्क मेढक में रूपांतरण नहीं हो पाता है? ठीक है, पूरा वयस्क नहीं बन पाता यदि जल में कौन सा, आयोडीन की कमी होगा या सोडियम की कमी होगा या पोटासियम या कैल्शियम? तो इसका आंसर होगा आयोडीन की कमी। तो 45 का बी नंबर, जल में किसकी कमी होने पर टेडपोल वयस्क मेढक में नहीं रूपांतरण हो पाएगा? देखिए यहाँ पर कायांतरण वर्ड होगा, एक वर्ड कायांतरण। कायांतरण जो वर्ड है ये होता है टेडपोल जब वयस्क मेढक में बदलता है तो उसके लिए कायांतरण वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो आयोडीन यदि कम होगा तो वो वयस्क मेढक में बदल नहीं पाएगा। ये क्लास 8 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, 45 का बी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो अंडाणु और गर्भाशय के भीतरी परत के टूटकर रक्त के साथ बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? निषेचन, अंडोत्सर्जन, रजस्त्राव और रजनोवृत्ति? तो इसका आंसर होगा रजस्त्राव। ठीक है, 46 का सी नंबर होता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपका ये गर्भाशय हो गया, यहाँ पर जब भी जो अंडाणु का निषेचन होता है, अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निषेचन होता है, ठीक है, निषेचन नहीं, अंडाणु का अंडाशय से जब यहाँ डिंब वाहिनी में पहुंचता है तो यहाँ पर एक पतली सी परत बन जाती है ताकि निषेचन के पश्चात वो निषेचित अंडा जो है वो उसको धारण कर सके। एक परत का बैठ जाता है, एक परत बन जाती है अपने आप। ठीक है, जैसे जब निषेचन नहीं हो पाता है तो ये परत टूट जाती है और ब्लडिंग के रूप में बाहर निकलता है, इसी को कहा गया। ये प्रश्न के बारे में सरल अर्थ में मैं आपको बता दिया। 46 का सी नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखिएगा लिखा होगा वो। 47 नंबर, कॉलीफॉर्म जीवाणु। कॉलीफॉर्म जीवाणु मानव शरीर में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? फेफड़ों में? बढ़िया, ये क्लास 10 के एनसीईआरटी से है, लिया गया, अध्याय 16 से लिया गया है। कॉलीफॉर्म जीवाणु मानव शरीर में, ये याद रखिएगा, मैं ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में याद रखिएगा, इसलिए मैं एडिशन दे रहा हूँ। ठीक है, आपको आजकल नई एनसीईआरटी भी आ गई और पुरानी भी, इसलिए मैं एडिशन देता हूँ, आप एडिशन देख के ही जाइएगा, तब आपको क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, कॉलीफॉर्म जीवाणु मानव शरीर में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों में, बड़ी आंत में, यकृत में या गुर्दे में? तो इसका आंसर होगा बड़ी आंत में, कोलोन में पाए जाते हैं कॉलीफॉर्म जीवाणु। 47 का बी नंबर होगा। पौधे प्राप्त सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं? 5%, 10%, 1% या 20%? तो इसका आंसर होगा 1%। पौधे जो भी सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका 1% ही वो अपना खाद्य ऊर्जा में बदल पाते हैं, तो 48 का सी नंबर आंसर होगा। 49, सामान्यतः आहार श्रृंखला में कितने पोषी स्तर होते हैं? कितने पोषी स्तर होते हैं? 2, 3, 3, 4, 5, 6 या 7, 8? तो इसका आंसर होगा 3, 4। 3 से 4, 3 पोषी स्तर होंगे या 4 पोषी? 4 मैक्सिमम होगा, उससे ऊपर नहीं जाते हैं, याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी क्लास 10 में दिया हुआ है, अध्याय 15 में, एडिशन 22-23, पेज नंबर 290 में। 49 का बी नंबर होगा।
सामान्य सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं, ये धातु अधातु वाले चैप्टर क्लास 10 से लिया गया है। सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? केवल ठोस, केवल द्रव, ठोस या गैस, या ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि अधातु जो होती है, अधिकांश अधातु जो होती है वो सामान्य ताप पर या तो ठोस अवस्था में मिलेंगे या तो गैस अवस्था में मिलेंगे। एक अपवाद ब्रोमीन है जो द्रव में रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक अपवाद ब्रोमीन है, लेकिन उस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जितने धातु हैं या तो आपको ठोस में मिलेंगे या तो वो गैस में मिलेंगे। तो 50 का सी नंबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 51, नर्म लोहे में लगभग कितना प्रतिशत कार्बन मिलाने पर वह कठोर हो जाता है? ये भी क्लास 10 के एनसीईआरटी से है, ठीक है। 5%, 0.5%, 0.05% या 1%। इसका आंसर होगा 0.05%, ठीक है। आप कार्बन यदि आप उसमें नहीं मिलाते हैं तो लोहा नरम रहेगा, हार्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो 51 का सी नंबर होगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये देखिएगा साइंस से। अमलगम बनाने में कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? कौन सा एक बी माने मिलाएंगे तभी वो अमलगम कहलाएगा? तांबा, पारा, जस्ता या टीन? तो इसका आंसर होगा बी। किसी भी दो चीज का यदि आप मिश्र धातु को मिला रहे हैं और उसमें यदि एक चीज पारा हो गया तो हम उसके लिए अमलगम वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 52 का बी नंबर होगा। 53 नंबर, एस्टरों का उपयोग मुख्यतः किसके रूप में किया जाता है? एस्टर, ये भी क्लास 10 के एनसीईआरटी से है। एस्टरों का उपयोग मुख्यतः किसके रूप में किया जाता है? ईंधन, कृत्रिम स्वाद, इत्र बनाने में, उर्वरक या कीटनाशक? तो एस्टर का उपयोग कृत्रिम स्वाद पैदा करने में भी किया जाता है और इत्र बनाने में भी किया जाता है। तो 53 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन डाला हूं लेकिन पूछने लायक है, ठीक है। रोमंथी, रूमिनेंट, पशुओं के रूमेन में पाचन किसके द्वारा, जो शाकाहारी खाद्य जंतु है उसके आमाशय जो होते हैं वो 4 भाग में बटे होते हैं, 4 भाग में बटे होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, 4 भाग में, ठीक है। तो जो भी शाकाहारी है उसको रोमंथी कहा जाता है। रूमिनेंट, पशुओं के रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? पाचक एंजाइम के द्वारा किया जाता है या विशेष जीवाणुओं बैक्टीरिया के द्वारा या अम्ल के द्वारा या लार के द्वारा? इसका आंसर होगा बी नंबर। विशेष जीवाणु होते हैं, ठीक है, वही पाचन करते हैं। हमारे शरीर में वे विशेष जीवाणु नहीं होते, इसलिए हम लोग सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो उनके शरीर में एक विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। तो 54 का बी नंबर होगा। 55 नंबर, शाकाहारी जानवरों में क्षुद्रांत एवं विद्रांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। ये भी क्लास 7 के साइंस से लिया गया है, ठीक है, अध्याय 2 से। आप देखिएगा मैं 2 डाला हूं, आप साइंस से क्वेश्चन नहीं लेकर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और वो क्लास 7 के एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। शाकाहारी जानवर में क्षुद्रांत एवं विद्रांत में स्थित थैलीनुमा बड़ी संरचना को क्या कहते हैं? ठीक है, आमाशय, परिशेषिका, अंधनाल या मलाशय? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, वहां लिखा हुआ है देखिएगा अंधनाल, ठीक है, सैकम। इसी सैकम में जो है वो विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आंसर भी आपको बता दे रहा हूं। ये अंधनाल का काम, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन मैं किया था कि वो सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जो जीवाणु हैं वो जीवाणु इसी अंधनाल में रहते हैं, ठीक है। 55 का सी नंबर। 56 नंबर, शाकाहारी जंतु के अंधनाल का मुख्य कार्य किसका पाचन करना? मैं आपको अभी जस्ट बता दिया आंसर, ठीक है। प्रोटीन, वसा, सेल्यूलोज या विटामिन? तो इसका आंसर होगा सेल्यूलोज। ये क्लास 7 के एनसीईआरटी से लिया गया है। 56 का सी नंबर। 57 नंबर, कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है किस प्रकार के जनन का एक रूप है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, विखंडन या परगमन? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अलैंगिक जनन। कायिक प्रवर्धन जो होता है वो अलैंगिक जनन का भाग होता है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन में आप पत्ते से, जड़ से, टहनी से, इस सब से नया पौधा बन सकता है, ठीक है, तो उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये एक अलैंगिक जनन हो गया, ठीक है। विखंडन जैसे होता है, अमीबा में होता है विखंडन होता है, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से ही होगा, ठीक है। तो 47 का आंसर होगा बी नंबर, 57 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल के रूप में विकसित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बीजांड, अंडाशय, वर्तिकाग्र या परागकोश? तो इसका आंसर होगा अंडाशय, ठीक है। निषेचन के पश्चात पुष्प का जो है कौन सा भाग फल बन जाता है? तो वो अंडाशय ही फल बन जाता है। तो 58 का बी नंबर। 59, निषेचन के बाद बीज का
विकास पुष्प के किस भाग से होता है? अंडाशय से, बीजांड से, बाह्य दल से या पुंकेसर से? तो इसका आंसर होगा बीजांड से। ठीक है, 59 का बी नंबर। ठीक है, अभी कौन सा नंबर था? 58। हाँ ठीक है, 59 का आंसर होगा बीजांड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर। तने या शाखा का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है उसे क्या कहते हैं? कलिका, मूल, पर्वसंधि या कली? तो इसका आंसर होगा पर्वसंधि। ठीक है, तने या शाखा का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है वो क्या कहलाता है? पर्वसंधि कहलाता, नोड कहलाता है। यह क्लास 7 के एनसीईआरटी से लिया गया है। 60 का सी नंबर। अब यहां से झारखंड का शुरू हो रहा है। ठीक है, वहां तक आपका 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन और करंट से रिलेटेड थे, 20 आपके साइंस से थे। यहां से अब झारखंड शुरू हो रहा है। ठीक है, तो रांची का प्रथम दूरदर्शन केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या सप्तम पंचवर्षीय योजना? तो इसका आंसर होगा 61 का सी नंबर। ठीक है, 62। झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 2000, 2001, 2002 या 2005? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 2001 में। 62 का बी नंबर। 63। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण कब प्राप्त हुआ था? 717 ईसा पूर्व, 715 ईसा पूर्व, 705 ईसा पूर्व या 563 ईसा पूर्व? इसका आंसर होगा 717 ईसा पूर्व में। 23वें तीर्थंकर आप जान रहे हैं पार्श्वनाथ जो है। ठीक है, इन्हीं के 4 उपदेश में अगला एक उपदेश जोड़ दिया गया था महावीर के द्वारा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, 4 जो थे ना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 यही दिए थे पार्श्वनाथ। और पारसनाथ जो हम जानते हैं गिरिडीह के पास है। ठीक है, तो 63 का ए नंबर हो जाएगा। झारखंड के किस स्थान के आरंभिक निवासी जैन धर्म मानने वाले थे जिन्हें सराक कहा जाता था? ठीक है, झारखंड के किस स्थान के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे जिन्हें सराक कहा जाता था? रामगढ़, सिंहभूम, धनबाद या बोकारो? तो इसका आंसर होगा सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम के रहने वाले जो जैन निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता था? सराक। ठीक है, तो 64 का बी नंबर होगा। 65। मौर्य सम्राट अकबर ने झारखंड सहित जनजातीय क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? उपगुप्त को, रक्षित को, महेंद्र और संघमित्रा? तो इसका आंसर होगा रक्षित को भेजे थे। ठीक है, रक्षित को भेजे थे। महेंद्र और संघमित्रा तो श्रीलंका गए हुए थे। ठीक है, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रक्षित को भेजे थे। ठीक है, तो 65 का बी नंबर होगा। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड JSMDC की स्थापना कब की गई थी? 15 नवंबर 2000, 7 मई 2000, 12 जनवरी 2005, 26 मार्च 2001? तो इसका आंसर होगा 7 मई 2002 को। तो 66 का बी नंबर होगा। 67 असुर जनजाति को निम्नलिखित में किसका वंशज माना जाता है? भैंस राक्षस महिषासुर, रावण, वनासुर या बकासुर? इसका आंसर माना जाता है होगा ए नंबर, 67 का ए नंबर। भैंस राक्षस महिषासुर का वंशज माना जाता है 67 का। ठीक है, ये आपके किताब में है, देखिएगा। मीथेन गैस का पहला कुआं झारखंड में कहाँ स्थित है? पतरातू, पर्वतपुर, सिकनी या विश्रामपुर? तो इसका आंसर होगा पर्वतपुर। ठीक है, बोकारो में है। ठीक है, 68 का बी नंबर। प्रसिद्ध हजारीबाग जेल ब्रेक कांड किस तिथि को हुआ था जब जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल से फरार हुए थे? ठीक है, हजारीबाग जेल से भागे थे, याद रखिएगा। प्रसिद्ध हजारीबाग जेल ब्रेक कांड जो है वो किस तिथि को हुआ था जब जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 अगस्त 1942, 14 अगस्त 1942, 9 नवंबर 1942 या 26 जनवरी 1942? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा। क्या होगा इसका आंसर? 9 अगस्त 1942 इसका आंसर होगा। ठीक है, 69 का ए नंबर। 9 अगस्त 1942 को वो जेल से फरार हुए थे। ठीक है, 69 का ए नंबर। 70 नंबर। अगस्त 1942 को आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके किस जेल में? ये हजारीबाग से रिलेटेड है, याद रखिएगा सरस्वती देवी। तो अगस्त 1942 को आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजने का आदेश दिया गया था? हजारीबाग जेल, पटना जेल, भागलपुर जेल या रांची जेल? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, भागलपुर जेल भेजने का आदेश दिया गया था। ये हजारीबाग से रिलेटेड थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 70 का सी।
71 1831-32 के विद्रोह के समय कोल सरदार कहाँ के चाय बागानों में काम करने चले गए थे? 1831-32 के कोल विद्रोह, तो याद रखिएगा कोल विद्रोह का टाइम पीरियड 31-32, तो उस समय कोल जो सरदार थे वो कहाँ के चाय बागान में काम करने चले गए थे? दार्जिलिंग, असम, केरल या श्रीलंका? इसका आंसर होगा असम, असम के चाय बागानों में। ठीक है, 71 का बी नंबर। 72 सरदारी आंदोलन कितने वर्षों तक चली? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 37 वर्ष या 45 वर्ष? तो सरदारी आंदोलन जो है वो 37 वर्षों तक चली थी। 72 का शी नंबर होगा। ठीक है। 73 जब गंगा नारायण किसी को मारने का आदेश देते थे तो कौन सा मुहावरा प्रचलित था? काम तमाम करो, घाट पार करो, रास्ते से हटाओ, जेल में डालो। इसका आंसर होगा घाट पार करो। ठीक है, जब गंगा नारायण जो थे वो किसी को मारने का आदेश देते थे तो वो कौन सा मुहावरा था? वो घाट पार करो, एक कोड था उनका। ठीक है, 73 का बी नंबर। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन जरूर देता हूं ताकि यदि क्वेश्चन कुछ टफ आए तो आपको फायदा हो, घाटा ना हो। और मैं ज़्यादा टफ भी नहीं देता हूं क्योंकि कक्षपाल का जो रेंज है उसी रेंज के अनुसार से देता हूं, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये सब क्वेश्चन आने के चांस है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल, विधानसभा, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय? तो मंत्री परिषद कहीं भी हो, लोकसभा हो, यदि लोकसभा मतलब केंद्र की बात होगा तो वहाँ लोकसभा होगा और यहाँ पर विधानसभा होगा। मंत्री परिषद राज्य के संदर्भ में तो यहाँ पर कोई की लोकसभा है नहीं, तो यहाँ क्या होगा? विधानसभा होगा। 74 का बी नंबर होगा। संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर में कौन सी नदी बहती है? सबसे उत्तरी छोर में कौन सी नदी बहती है? अजय नदी, बराकर नदी, मयूराक्षी नदी या गुमानी नदी? इसका आंसर होगा गुमानी नदी। ठीक है, संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर में कौन सी नदी बहती है? गुमानी नदी। 75 का डी नंबर। झारखंड की किस नदी को हीरा नदी कहा जाता है? ठीक है, स्वर्ण रेखा, बराकर नदी, शंख नदी या अमानत नदी? तो इसका आंसर होगा 76 का सी नंबर। शंख नदी को हीरा नदी भी कहा जाता है, शंख नदी को हीरा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, 76 का सी नंबर। 77 झारखंड उच्च न्यायालय देश के कौन से उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया? 19वें, 20वें, 21वें या 22वें? तो इसका आंसर क्या होगा? 21वें। 77 का सी नंबर होगा। झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 12 भाषा को, 14 भाषा को, 16 भाषा को या 18 भाषा को? तो ठीक है, 16 भाषा होगा। इसमें द्वितीय राजकीय भाषा में 16 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, तो 78 का सी नंबर होगा। ठीक है। झारखंड सरकार किस मछली को राजकीय मछली घोषित की? अभी हाल में ये 2-3 दिन के पेपर में आया था, मैं डाल दिया हूं, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था मैं सब मिला के डाल दिया हूं। झारखंड सरकार किस मछली को राजकीय मछली घोषित की है? रेहू, कतला, हिल्सा और मांगूर? ठीक है, इसका आंसर होगा मांगूर। ठीक है, ठीक है, इसका क्लैरियस मांगूर। ठीक है, तो 79 का डी नंबर आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, झारखंड सरकार ने कब मांगूर मछली को राजकीय मछली घोषित किया है? 2023, 2024, 2025, 2026? तो इसका आंसर होगा 2025 में मांगूर मछली को राजकीय मछली घोषित किया है, तो 80 का सी नंबर, क्योंकि इनकी संख्या घट रही है झारखंड में। ठीक है, इसे इनको संरक्षण देने के लिए ऐसा किया है। तो अच्छा सरकार, झारखंड सरकार की एक अच्छा पहल है ये। ठीक है, 80 का सी नंबर। मांगूर मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिबियो रोहिटा, कैटला, कैरिहनस मैरीगला या क्लैरियस मांगूर? तो इसका आंसर होगा 81 का डी नंबर होगा। ठीक है, क्लैरियस मांगूर इसका वैज्ञानिक नाम है, पूछा जा सकता है। 81 का बी नंबर, ये अखबार में नहीं था, मैं डाल दिया हूं खोज कर। ठीक है, 81 का डी नंबर। मांगूर मछली मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाई जाती है? समुद्री जल, खारा जल, मीठा जल या हिमनद जल में? तो इसका आंसर होगा मीठा जल। ठीक है, ये रिपीट हो चुका है एक बार, तो इसे हटा देता हूं। निम्नलिखित में से मांगूर मछली का प्रमुख आवास कौन सा है? प्रवाल भित्ति, महासागर, तालाब, झील, नदी या दलदली क्षेत्र या हिमनद? इसका आंसर होगा 85 का सी नंबर। तो तालाब है, मांगूर मछली तालाब, झील, नदी और दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो अखबारों में दिया हुआ था कि इनकी कमी का कारण भी दिया हुआ था, मैं वो भी उसका क्वेश्चन बना दिया हूँ अखबार से। प्रभात खबर में जो दिया 2-3 दिन के पहले पेपर में दिया है। मांगूर मछली को कौन सी विशेषता
इसे अन्य मछलियों से अलग बनाती है। केवल समुद्र में रहती है, कम ऑक्सीजन वाले पानी में जीवित रह सकती है, केवल ठंडे पानी में रह सकती है, केवल खारे पानी में रह सकती है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ये कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी जीवित रह सकती है। ये कच्चा क्वेश्चन है, 86 का बी नंबर होगा आंसर, याद रखिएगा। 87, मांगुर मछली के शरीर पर सल्क होते हैं। सल्क होते हैं या नहीं होते, उसको आपको जवाब देना है। हाँ होते हैं, केवल बच्चों में होते हैं, केवल मादा में होते हैं, केवल या नहीं होते। तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने छूट गया, मांगुर मछली में क्या सल्क होते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो ये नहीं होते हैं, सल्क इसमें नहीं होते हैं। शायद 87 का डी नंबर। मांगुर मछली के मुख के पास पाई जाने वाली मूंछ जैसी संरचना को क्या कहते हैं? फिन, गिल्स, बार्बल्स या स्केल्स? तो इसका आंसर होगा बार्बल्स कहा जाता है। मांगुर मछली से जो भी सवाल आ सकता है, आज की मछली है इसलिए मैं सब बना के डाल दिया हूं। तो 88 का सी नंबर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 89, मांगुर मछली किस पोषक तत्व के लिए विशेष रूप से जानी जाती है? कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, विटामिन सी, आयोडीन, फाइबर्स और प्रोटीन, आयरन, अमीनो अम्ल, सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम। तो इसका आंसर होगा सी। 89 का सी होगा। प्रोटीन, काफी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अन्य मछली की तुलना में इसमें प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन, आयरन और अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो 89 का सी नंबर आंसर होगा। 90, मांगुर मछली के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, ये कारण जो है मैं अखबारों से बनाया हूं। प्रभात खबर में जो दिया हुआ था, जो एक वैज्ञानिक कहे थे, वो मैं उनके आधार पर बनाया हूं। अत्यधिक वर्षा, जल प्रदूषण, आर्द्र भूमियों की तेजी से कमी और तापमान में कमी। तो वहां जो आंसर दिया था वो था आर्द्र भूमियों की कमी। मांगुर मछली के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है आर्द्र भूमियों की कमी। ठीक है, तो 90 का सी नंबर है। मांगुर मछली के संरक्षण के लिए झारखंड सरकार किस संस्थान से सहयोग लेगी? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान बैरकपुर, राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो लखनऊ, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये 91 का सी नंबर होगा। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? अन्नपूर्णा देवी, जोबा मांझी, गीता कोड़ा या लुइस मरांडी? इसका होगा जोबा मांझी, 92 का बी नंबर। फादर कामिल बुल्के मूल रूप से किस देश के थे? फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी या नीदरलैंड? तो इसका आंसर होगा बेल्जियम, 93 का बी नंबर। प्रसिद्ध पत्रकार अंजना ओम कश्यप का जन्म कहाँ हुआ था? अभी चर्चा चला था ना, बहस चल रहा था, जान रहे थे खान सर, और जो टिप्पणी हुई थी तो मैं डाल दिया हूँ, हो सकता है पूछा जा सके। पटना से, रांची से, धनबाद से, जमशेदपुर से? तो ये ठीक है, तो ये रांची की है, 94 का बी नंबर। प्रसिद्ध अंजना ओम कश्यप का जन्म कहाँ हुआ था? तो रांची में। ठीक है, 94 का बी नंबर। ठीक है, 95 देख लेते हैं। फादर कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? ठीक है, महाभारत, रामकथा की उत्पत्ति और विकास, वेदों का इतिहास या हिंदी व्याकरण? तो इसका आंसर होगा बी नंबर। फादर कामिल बुल्के का शोध का विषय था रामकथा की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, 95 का बी नंबर। 96, केदारनाथ साहू किस छऊ शैली के प्रमुख प्रतिनिधि थे? पुरुलिया शैल छऊ के, माने छऊ नृत्य की कई शैलियां हैं। पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ और सिंहभूम छऊ। तो सिंहभूम छऊ तो है नहीं शैली के भाग में, तो आंसर होगा सी नंबर, सरायकेला छऊ, 96 का सी नंबर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1948, 1950 या 1952? तो इसका आंसर होगा 1948, 97 का बी नंबर। 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। चांडिल बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा या अजय? तो चांडिल बांध आपका स्वर्णरेखा पर होगा, 98 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 98 का सी। रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है? दामोदर, सकरी, स्वर्णरेखा या बराकर? तो इसका आंसर होगा सकरी नदी को। ठीक है, रामायण में सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है, तो 99 का बी नंबर आंसर होगा। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया? 5, 6, 8 या 10? तो इसका आंसर होगा 8। ठीक है, 100 का सी नंबर है।
स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा 3 राज्य की परियोजना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की। ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्कशन है क्योंकि ज़्यादा आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारे चीज़ आपके क्वेश्चन में आकर बन जाते हैं, इसलिए डिस्कशन मैं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। अभी अधिकतर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले ताकि किस किस एरिया से क्वेश्चन बन सकते हैं ये है। ठीक है, बेलगिरह जलप्रपात कहाँ स्थित है? देवघर, हजारीबाग, दुमका या धनबाद। तो इसका आंसर होगा हजारीबाग। बेलगिरह जलप्रपात आपका हजारीबाग में है। ठीक है, 102 का बी नंबर। कावा जलकुंड किस जिले में स्थित है? बोकारो, हजारीबाग, देवघर या दुमका। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। कावा जलकुंड जो है वो हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है, 103 का बी नंबर है। 104, झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? राजमहल ट्रैप में है, दामोदर घाटी क्षेत्र में, संथाल परगना या कुल्हान क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा 104 का बी नंबर। दामोदर घाटी क्षेत्र में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, दामोदर घाटी क्षेत्र में। ठीक है, 104 का बी नंबर। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहां की गई थी? 1972 में कार्बेट में, 1932 में बेतला नेशनल पार्क में, 1950 में कान्हा में, 1947 में सुंदरवन में। तो इसका आंसर होगा 105 का बी नंबर में। विश्व में सर्वप्रथम जो है बाघों की गणना आपका बेतला नेशनल पार्क 1932 में हुई थी। ठीक है, तो 105 का बी नंबर। सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद या देवघर। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, रांची में सिद्धू कान्हू पार्क। ठीक है, 106 का बी नंबर। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। तो इसका आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 107 का बी नंबर है। 108 नंबर, पूर्व में झारखंड विधानसभा किस भवन में संचालित होती थी? नेपाल हाउस, लैलिन हॉल, प्रोजेक्ट भवन या विधानसभा भवन। तो इसका आंसर होगा लैलिन हॉल। 108 का बी नंबर होगा, लैलिन हॉल। ठीक है, 108 का बी नंबर। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इंदर सिंह नामधारी, डॉक्टर विशेश्वर खां, बाबूलाल मरांडी या शिबू सोरेन। तो इसका आंसर होगा विशेश्वर खां, झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है शपथ दिलाना। ठीक है, तो 109 का बी नंबर आंसर होगा। 110, झारखंड के कौन से जिले ऐसे हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? ठीक है, गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी। तो इसका आंसर होगा गुमला और लोहरदगा। ठीक है, कौन से जिले जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है, तो गुमला और लोहरदगा। तो 110 क्वेश्चन मैं पेपर 3 के लिए 110 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। आप ध्यान दें, मैं और भी लेकर आऊँगा। वीडियो थोड़ा इस बार लेट हो गया, लेकिन अब लेट नहीं होगा क्योंकि मैं किसी विशेष काम से फंस गया था। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्रस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, ट्रस्ट इंस्टीट्यूट आप सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा तो मैं भी आपके साथ उतना ही जुड़ूंगा। ऐसे इस बैच का नाम ही तपस्या रखा गया है और मैं आपके साथ भी तपस्या करने के लिए, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद।